जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ भाई सौरभ सोमवंशी जी हैं। आप एक पत्रकार हैं और लखनऊ में बेस्ड हैं। सौरभ भाई, स्वागत है आपका चैनल पे। प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम और आपको प्रणाम महाराज। सौरभ भाई, क्या खबर है? मैंने सुना है लखनऊ में काफी उठापटक चल रही है। क्या, पहले आप लखनऊ का अपडेट दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, लखनऊ में उठापटक तो उतनी ज्यादा नहीं चल रही है, लेकिन उठापटक दिल्ली में कुछ ज्यादा ही चल रही है जी उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मैक्सिमम टाइम अपना दिल्ली में ही व्यतीत कर रहे हैं। करीब 4 से 5 बार कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें से 2 बार दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। और स्थिति अब आप इतने से समझ लीजिए कि हाथरस में मुझको ऐसा लगता है कि जिस तरह की घटना घटी वो अत्यंत दुखद है, पूरा देश उसको जानता है। और उत्तर प्रदेश में वैसी घटना हमको लगता है कि कुंडा में जो घटना घटी थी कृपालू महाराज के आश्रम में बहुत पहले, उससे भी बड़ी घटना ये घटी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दूसरे दिन हाथरस में थे, पूरा देश दुखी था उस घटना को लेकर के। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उस समय हाथरस न जा करके, जबकि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह की थी, लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, तो वो बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे थे। इसकी चर्चा लखनऊ में जरूर थी, लेकिन हलचल जो कुछ है, जो कुछ उठापटक है, वो दिल्ली में हो रही है। बाकी लखनऊ में तो सब कुछ पूरी तरह से शांत है। कैबिनेट की मीटिंगें हो रही हैं, सारा क्रियाकलाप मुख्यमंत्री जी अपना कर रहे हैं, डेली लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बार पिछले हफ्ते एक अफवाह बहुत तेजी से फैली कि एक उप मुख्यमंत्री जो है मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जी, उनका नाम बहुत तेजी से चला कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब वो क्या, मतलब उस बात में कुछ दम था या कि वो चंडू खाने की खबर बन के ही रह गई? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के अच्छे नेता हैं। 2014 में वो लोकसभा के लिए चुने गए। उसके बाद जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, तो पिछड़ा वर्ग का कोई उस तरह का नेता था नहीं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रिजल्ट आया, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद जब 2022 में उनकी हार हुई, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। और अब ये इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, मैं बताऊं आपको, मेरे सामने एक दिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई और उस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये लिखा था कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उस समय एक समझौता हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, 2.5 साल केशव मौर्य रहेंगे। तो इस तरह की जो खबरें चलती रहती हैं, वो उसी तरह की खबरों की तरह से है जैसे 2.5 साल वाला कटिंग में मुझको मिला। तो ये खबरें, ऐसी कोई खबरें नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा केशव प्रसाद मौर्य जी का कहीं पर कोई जनाधार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही खबरें उनके लोग चला रहे हैं। मुझको तो ऐसा लगता है केशव मौर्य जी को भी नहीं पता होगा कि मेरे लिए इतने मेरे शुभचिंतक किस तरह की खबरें चला रहे हैं। तो तो इसका इस मतलब खबरों का कोई मतलब नहीं है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात थी वो हवाई ही थी। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेसिर पैर की खबरें हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस तरह की खबरों से उनको बचना चाहिए। वो स्वयं बच रहे होंगे, उनके किसी खास समर्थक ने ऐसा नहीं कहा, ना तो कहीं कोई खबरें छपी। अपने आप लोग अपनी मनगढ़ंत खबरें ये चला रहे हैं। इन खबरों का दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब से ये 4 जून के बाद समीक्षाएं शुरू हुई, रिजल्ट आया, उसके बाद ये दोनों उप मुख्यमंत्री लखनऊ से या प्रदेश से गायब क्यों हो गए? ये दिल्ली में ही ज्यादा प्रवास कर रहे हैं क्या? इसके पीछे की राजनीति क्या है, मुझे ये बताइए जरा। देखिए, शुरू में तो रिजल्ट आने के बाद एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में चुनाव हुआ और उसके परिणाम नेगेटिव आए। तो पहले शुरू में यह प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि इसका सारा ठीकरा, सबसे मजबूत कंधा योगी आदित्यनाथ का है, उन्हीं के कंधे पूरा बोझ मढ़ दिया जाए। लेकिन उसमें लोगों को निराशा हाथ लगी।
उसके बाद लोगों को ये लगा कि अब हम जो है फिर एक नया, अभी करीब 10 दिन पहले की, 1 हफ्ते पहले की खबर है कि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह बना दिए गए। तो अब जी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम यह समझ चुके हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश में रहना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वो लोग अब कहीं और जाना चाहते हैं। खबर तो यहां तक है कि ब्रजेश पाठक ने शीर्ष नेतृत्व से कह दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाऊंगा, और शीर्ष नेतृत्व किसी अन्य ब्राह्मण नेता की तलाश में है। बनारस के कोई नेताजी हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी कोई और विकल्प तलाश रहे हैं। अभी तक ये लोग जिस तरह से योगी जी को कमजोर करने के प्रयास में थे, तो वो नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने की जो कारणों की लिस्ट आई है, उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि योगी जी से की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। वो सब उसके तमाम सारे कारण हैं, उसमें अमित शाह भी जिम्मेदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिम्मेदार है। उसके तमाम सारे कई कारण हैं, लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ का ऐसा कोई योगदान नहीं रहा है कि उनकी वजह से कोई हार हुई है। उन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की है, शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, और उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश ये चीज जानता है। मुझे ये बताइए, एक बहुत बड़ी प्ली ये ली जा रही थी कि साहब योगी जी के हाथ में लगाम ही नहीं थी, योगी जी के हाथ में पूरा मतलब निर्णय लेने का उनको कोई अधिकार ही नहीं था, उनकी टिकट वितरण में नहीं सुनी गई, डेली प्रशासन तक में उनकी नहीं सुनी गई, उनको आज तक अपना चीफ सेक्रेटरी या अपनी टीम तक नहीं बनाने दी गई। एक ये नैरेटिव चलाया गया। तो जब उस व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता ही नहीं दी आपने, तो आखिर आप उन के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ कैसे सकते हैं? तो जो लोग दिल्ली में बैठ के सारे डिसीजंस ले रहे थे, आखिर दे शुड ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने जैसा कि बताया कि चीफ सेक्रेटरी जो है दयाशंकर मिश्रा का एक और एक्सटेंशन जो होने वाला था, उसको नकार के योगी जी ने मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। और अब हर 2-4 दिन में एक खबर आ जाती है कि 6 जिलों के कप्तान बदले गए, 6 जिलों के प्रशासनिक फेरबदल हुए, डीएम्स बदल रहे हैं। तो ये सारी नियुक्तियां क्या योगी जी अपनी मर्जी से स्वयं निर्णय लेके कर रहे हैं कि इसमें भी दिल्ली से हाईकमांड का कोई से अभी तक है? देखिए, एक चीज तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं महाराज जी, कि जो किसी भी स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, वही नौकरशाहों का मुख्य नियंत्रक होता है। अगर लोक प्रशासन पढ़ा जाए, लोक प्रशासन की किताबें जो हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी ही नौकरशाही का पूरा सर्वे सर्वा होता है। जैसे हंसी मजाक में कहा जाता है कि डीएम, एसपी, इन सारे लोगों का माई बाप होता है चीफ सेक्रेटरी। और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को पता है कि अभी तक एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी था जिसका एक्सटेंशन 3 बार किया गया। अब उत्तर प्रदेश में जो नैरेटिव लगातार ये फैलाया गया कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम है, तो उस नौकरशाही के बेलगाम होने का कारण कौन है? अगर उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम है, तो उसका कारण क्या वो नहीं हो सकता है कि जो बेचारा आईएएस या जो अपर मुख्य सचिव जो एसीएस था, वो चीफ सेक्रेटरी की लाइन में था, 3 साल में कितने एसीएस रिटायर हो गए होंगे? उनकी मनोदशा क्या रही होगी? उसका परिणाम क्या नौकरशाही के ऊपर नहीं पड़ा होगा? ये आसान है कि योगी आदित्यनाथ का नौकरशाही के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ये कह देना आसान है, लेकिन इसकी तकनीकी रूप से इसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता था कि जब आप 3 बार 4 बार एक चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन करते हैं, तो नौकरशाही के ऊपर क्या बीत रही होगी। फिलहाल जब से मनोज कुमार सिंह मुख्यमंत्री के पास आए हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तब से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सबको यह संदेश चला गया है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ थोड़ा सा मजबूत हुए हैं। अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से फ्री हैंड मिला हुआ है, क्योंकि रिजल्ट 5 तारीख को आए, सरकार बन गई। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में भी उत्तर प्रदेश का डीजीपी मुख्यमंत्री के मन का तो है, लेकिन अभी भी वह परमानेंट डीजीपी नहीं है। जिस तरह से गृह मंत्रालय से अप्रूव्ड होकर के फाइल आती है, उस तरह से डीजीपी मुख्यमंत्री को नहीं मिल पाया है। और
फिलहाल मुख्यमंत्री जी अपना काम शुरू कर चुके हैं और वो काम अब कर रहे हैं, लगातार काम करेंगे जैसे उनका काम करने का तरीका है। अपनी जिस शैली के लिए वो जाने जाते हैं उस शैली में वो काम करेंगे मनोज कुमार सिंह के साथ। अच्छा, ये बताइए, एक और बड़ी चर्चा थी उत्तर प्रदेश में कि नौकरशाही सिर्फ बेलगाम नहीं है, नौकरशाही के बहुत हाई लेवल करप्शन, बहुत ज्यादा रैम्पेंट करप्शन जो कि नौकरशाही ने मचा रखा है, इसकी भी बहुत ज्यादा शिकायतें थी। तो आपको लगता है कि अब चूंकि चीफ सेक्रेटरी योगी जी ने अपने मन का लगाया है, तो अब नौकरशाही के करप्शन पर भी लगाम लग सकती है क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें मैं आपसे यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि चीफ सेक्रेटरी मतलब डीएस मिश्रा में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मनोज कुमार सिंह में नहीं थी या दीपक कुमार जी में नहीं है, या तमाम सारे एसीएस जो चीफ सेक्रेटरी होने की राह में निपट गए, रिटायर हो गए, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। तो बस इतने से आप समझ लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी का 2 बार एक्सटेंशन का कारण क्या था, उसको आप समझ लीजिए। बाकी तीसरी बार तो चुनाव था, वो तो समझ में आती है बात। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ और उनके खास अफसर जो हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाने का विरोधी भी हिम्मत नहीं कर सकता है। और निश्चित तौर पर मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार ही काम करेंगे। कोई अधिकारी मुख्यमंत्री का जो शागिर्द है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि सरकार की बदनामी हो। अभी तक निश्चित तौर पर हर आदमी जानता है कि चीफ सेक्रेटरी किसके लोग थे। अब अगर मनोज कुमार सिंह है तो अब काम इत्मीनान से चलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अच्छा, ये बताइए, ये हाथरस कांड को लेके जो राजनीति हुई है, मतलब अखिलेश जी के को दरकिनार करते हुए या उनसे पहले उनसे होड़ लगा के कंपटीशन करके राहुल जी पहले हाथरस पहुंच गए, और जो खींचतान वहां चली, बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, बाबा अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, क्या ये, इसमें क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष शुरू में क्या चाहता था, विपक्ष ये चाहता था कि तत्काल रूप से बाबा की गिरफ्तारी हो जाए। निश्चित तौर पर उसमें राजनीति हो रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है, आज जिस तरह से उसमें रिपोर्ट आई है पुलिस विभाग की, वहां की जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाओं में जो कमियां थी, कमियों के बावजूद जो वहां के एसडीएम ने वहां पर कार्यक्रम के लिए अप्रूवल दिया, उसको सबको लेकर के समझ में आज ये आ रहा है कि निष्पक्ष जांच उसकी अब हो सकेगी। लेकिन वह घटना पूरी तरह से बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन कोई भी राजनेता उस घटना में बाबा के ऊपर कार्रवाई करने की बात या हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। उसका कारण आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। इसलिए क्योंकि ये जो संत होते हैं ये सबके होते हैं। इनके यहाँ अखिलेश यादव भी जाते हैं, मायावती भी जाती हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं, सब जाते हैं, सबका वो अपना वोट बैंक होता है। अगर वोट बैंक ना होता तो 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ इनके यहाँ ना जुटती। यही कारण है कि हर पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, और राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बाबा के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी? निश्चित तौर पर महाराज जी, बाबा के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और एक चीज और भी है, जैसे कुछ लोग, विपक्ष के लोग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मायावती की तरह हिम्मत क्या योगी जी दिखाएंगे। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास भले किया जा रहा है, लेकिन मुझको व्यक्तिगत रूप से जहां तक लगता है, यदि किसी कार्यक्रम में कोई बड़ा एक्टर आ रहा है तो उस कार्यक्रम में उस एक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होती है। और आयोजक जो होता है, आयोजक ही वहां की परिस्थितियों को आयोजक ही समझ सकता है। क्योंकि जो कार्यक्रम का वो एक्टर होता है या कार्यक्रम का जो मुख्य बाहर से जो आता है, उसको उस तरह की जानकारियां नहीं होती हैं। मेन जिम्मेदारी आयोजक की ही होनी चाहिए। इस मुझको ऐसा लगता है कि बाबा की इसमें कहीं कोई गलती नहीं। जी। तो सौरभ भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला और सारी परिस्थितियों से हमको अवगत कराया, आपका मैं आभारी हूं।
उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ये चर्चा पसंद आएगी और उम्मीद है कि आगे भी हम आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सौरभ भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।